अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो कि विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं यूके का या किसी और कंट्री का। तो ये टॉपिक जो है, ये वीडियो जो है आप तमाम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को बता दूँ कि मैं इस वक्त पर्सनली कुछ लोगों को फ्री वीज़ा कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, जिसका मेरा एक रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया है। अगर आप उस क्राइटेरिया को मैच कर रहे होते हैं तो मैं आप लोगों को फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। तो इस फ्री कंसल्टेंसी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 033335999811 पे। और दूसरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं हमारे, तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। नहीं किया ना क्लिक? क्लिक करें अभी उसको, ताकि वीडियो को आगे शुरू करूं फिर मैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भई विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट जो कि यूके की है, उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे क्या है और उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आइए आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को आगे बताना और समझाना शुरू करता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, स्क्रीन मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर चुका हूँ और आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इस वक़्त जो है वो जो यूके का विज़िट वीज़ा है उसको, स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा जो है वो उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे और उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी? तो आपके सामने आ चुकी है स्क्रीन पे। तो सबसे पहले थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से पूरा नज़र आ रहा हो। देखें, अच्छा, अब अगर आप अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे होते हैं ना, तो एलिजिबिलिटी क्या मैटर करती है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यू विल लीव द यूके एट द एंड ऑफ योर विज़िट। अच्छा, अब ये विज़िट वीज़ाज़ का मतलब क्या है? उन तमाम लोगों के लिए है जो सिर्फ़ विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आएँगे और आप यहाँ पे सेटल होना शुरू हो जाएँगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ये वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आके सेटल नहीं होना चाहते, बल्कि विज़िट करेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और देन फिर वो वापस चले जाएँगे। तो ये वीज़ा उन तमाम लोगों के लिए है। तो इस बात को ज़रूर ज़हन में रखना है कि ये वीज़ा सेटलमेंट के लिए नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब दूसरे नंबर पे अब इसकी जो रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको क्या-क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शुरू कर देता हूँ। ठीक है जी? सबसे पहले इसकी ये वीज़ा फ़ीस आ गई है यहाँ पे, कि कौन-कौन सी जो वीज़ा फ़ीस है, वो आप लोगों के ऊपर अप्लाई हो रही होगी। सबसे पहले अगर आप 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी इस वक़्त जो फ़ीस हो गई है, वो £115 हो चुकी है, जो कि अगर आप कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो 45 से 46 हज़ार रुपए वो बनते हैं। तो 10 साल तक का ये वीज़ा है, लेकिन एक बात कॉमन है हर वीज़ा के अंदर जो, वो ये है कि आप 6 महीने से ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते किसी भी वीज़ा के अंदर, ठीक है ना? 10 साल का भी अगर आपको विज़िटर वीज़ा मिल जाता है, तब भी आपको 6 महीने के अंदर-अंदर जो है, वो आपको एग्ज़िट ले लेना है। 6 महीने से ऊपर आप अगर रहेंगे, तो आप इल्लीगल हो जाएँगे, ठीक है जी? अच्छा, अब दूसरे नंबर पे अगर आपको ये पता करना है कि भई जो यहाँ के विज़िट वीज़ाज़ हैं, उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आपको डेट्स डे डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन यू विल नीड टू अप्लाई, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भई आपकी डेट्स क्या हैं जिसके ऊपर आपने अच्छा, ये सारा काम होगा एक डॉक्यूमेंट पे, ठीक है? आपने सबसे पहले अपनी डेट्स लिख ली, क्योंकि होता ये है कि आप कवर लेटर पे अक्सर कुछ और डेट लिख देते हैं, फॉर्म पे कुछ और डेट लिख देते हैं, जिससे एक तज़ाद पैदा हो जाता है और बहुत सारा चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक जगह पे आपको अपनी डेट लिख लेनी है और उस हिसाब से भी प्लान को लेके चलना है। कोशिश करें कि 10 दिन से ऊपर का प्लान ना बनाएँ, क्योंकि टेक्निकली 10 दिन से ऊपर का प्लान बनता भी नहीं है। 10 दिन बहुत होते हैं एक विज़िट के लिए, तो 10 दिन के अंदर ही बनाएँ, ठीक है? देन उसके बाद वेयर यू विल बी स्टेइंग ड्यूरिंग योर विज़िट, दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको रुकना कहाँ है अपने विज़िट के अंदर, ये बात कनेक्ट हो जाती है आपकी आइटिनरी से, कि आपका प्लान क्या है। मिसाल के तौर पे लोग इसके अंदर करते क्या हैं कि वो एक ही होटल सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं लंदन का एक ही होटल सेलेक्ट कर लिया, booking.com से निकाल ली उसकी बुकिंग। अब हुआ क्या कि उन्होंने जो अपनी आइटिनरी बनाई उसमें उन्होंने बोला मैं मैनचेस्टर भी जाऊँगा, मैं लंदन भी जाऊँगा, मैं यॉर्कशायर भी जाऊँगा, मैं लेक डिस्ट्रिक्ट भी जाऊँगा, मैं आगे स्कॉटलैंड भी निकल जाऊँगा और होटल लिखा हुआ है लंदन। तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, बंदा रुका हुआ लंदन में, वहाँ से 6 घंटे दूर गया, घूमा-फिरा, फिर रात में लंदन आ गया वापसी 6 घंटे दोबारा तो मतलब 12 घंटे ट्रैवलिंग के ही हो गए। फिर अगले दिन कहीं गया 4 घंटे फिर, क्या सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। तो आपको अपनी एक पूरी आइटिनरी ड्रॉ करनी है। जैसे मिसाल है आपने इस एयरपोर्ट पे आपने लैंड हुए हैं।
तो अब आपने यूं आइटनरी ड्रॉ करनी है, यूं 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 यूं। अब लंदन में आए, लंदन घूमे, लंदन से आगे चले गए भाई, थोड़ा सा बर्मिंघम चले गए, बर्मिंघम से नीचे आ गए यहाँ नॉर्थ वेस्ट की तरफ, मैनचेस्टर घूमे, मैनचेस्टर से यॉर्कशायर घूमा, यॉर्कशायर से घूमते घूमते आप जो है वो लेक डिस्ट्रिक्ट आ गए, लेक डिस्ट्रिक्ट से आप जो है वो लैंकेस्टर आ गए, लैंकेस्टर से आप ऊपर बैरो की तरफ चले गए और फिर वापस मैनचेस्टर एयरपोर्ट से एग्जिट ली। अब ये एक आपका पूरा आइटनरी बन रही है। तो अब इस आइटनरी में आपको जो स्टे डालने हैं वो, जैसे मिसाल है, पहला स्टे आपने डाला लंदन में, 2-3 लंदन घूम लिए, फिर बर्मिंघम आ गए, बर्मिंघम एक आध दिन घूमा, वहां स्टे डाला, बर्मिंघम से यॉर्कशायर घूमने आ गए, 2 नाइट यॉर्कशायर में डाल दी, यॉर्कशायर से लेक डिस्ट्रिक्ट घूमने आए, एक आध नाइट लेक डिस्ट्रिक्ट में रुक गए, लेक डिस्ट्रिक्ट से आप कमरिया की साइड पे आए, मतलब कि बैरो की साइड, वहां पे रुक गए। इस तरह से आपको पूरा प्लान बनाना है। 90% वीजा लोगों के रिजेक्ट पे जाते हैं क्योंकि उनके होटल स्टे मैच ही नहीं कर रहा होता, वो सोचते ही नहीं है कि होटल स्टे डालना कैसे है। तो आइटनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ मच योर ट्रिप विल कॉस्ट, कितना आपके ट्रिप का खर्चा आएगा। अब ये आपने पूरा कॉस्टिंग करनी है, प्लानिंग करनी है भाई, कि अगर मैंने ये 10 दिन का एक रूट बनाया है तो मेरी फ्लाइट इतने की आएगी, मेरे होटल इतने के बन रहे हैं, मैं हर रोज, अब मिसाल है, एक अकेले बंदे भी आप आते हैं, होटल के अलावा भी अगर आप खाना पीना करते हैं ना, एक दिन का खर्चा आपका कम से कम भी 30 पाउंड है। तो आपको ये दिमाग में रखना है भाई, खाने पीने का कितना होगा, फिर वहाँ जो अट्रैक्शंस हैं, वो जो घूमेंगे फिरेंगे उसका खर्चा कितना होगा, जो ट्रेन वगैरह बस वगैरह इस्तेमाल करेंगे उसका खर्चा कितना होगा, उन तमाम खर्चों को मिला के फिर आपको अपनी कॉस्ट बनानी है। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप उसका एक पूरा ब्रेकअप बनाएंगे कि भाई ये देखिए, ये मेरा खर्चा है, इतने मतलब 10 लाख का मेरा खर्चा आ रहा है, 20 लाख मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है भाई, 10 लाख का टूर करके मैं वापस आ जाऊंगा। तो इसको जस्टिफाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर योर करंट होम एड्रेस एंड हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड देयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा एड्रेस देते हैं जहां पर आप अभी ही आए 1 साल, तो अब ना ये बहुत ही अजीब सा बात हो गया कि यार ये बंदा तो अभी 1 साल ही हुआ है, तो ये तो मूव भी हो सकता है, स्लिप भी हो सकता है। ऐसी जगह का एड्रेस देना है जहां पे आप बहुत ज्यादा सारे, मतलब पेरेंट्स का घर है तो वो मेंशन करें, ताकि दिखे कि हाँ भाई ये बंदा एक अरसे से यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, देन योर पेरेंट्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इफ नोन, ये जरूर देना है। इसका मतलब ये कैसे आपका साबित होगा, आपके एफआरसी से, एफआरसी के ऊपर आपके पेरेंट्स की डिटेल्स आ जाएंगी सारी की सारी। और अच्छा, अगर आप मैरिड हैं तो एक मैरिड वाला एफआरसी अलग लगाएं और अपने माँ बाप वाला एफआरसी अलग लगाएं, दोनों एफआरसी लगाएं ताकि आपका एक फैमिली का शिजरा पूरा का पूरा बन रहा हो। और एमआरसी भी जरूर लगाएं ताकि पता चले कि भाई ये बंदा जो है ना ये वापस आएगा, इसके होम टाइज हैं। अगर आपने होम टाइज नहीं डेवलप किए ना तो वीजा नहीं मिलेगा। होम टाइज डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हाउ मच यू अर्न इन एन ईयर इफ यू हैव एन इनकम। अब ये कैसे साबित होगा, ये बहुत जरूरी है। जो आपके टैक्स रिटर्न के ऊपर इनकम लिखी हुई है ना, वो आपकी साल की इनकम है। मिसाल है 10 लाख लिखी हुई है, डिवाइड कर लें 12 से, इसका मतलब ये हुआ महीने का 90-95 हजार रुपए आप कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर 40 लाख पड़े हुए, इसका मतलब है कि आपकी साल की महीने पे डिवाइड करें तो इनकम हो गई 3,80,000। क्या मैच हो रहा है? ये नहीं हो रहा, रिजेक्ट। तो भाई इसका मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो इनकम स्टेटमेंट बनाएं जो कि आपकी इधर से मैच हो रही हो। अगर ये मैच हो रही होगी तभी आपको आपका वीजा मिलने का चांस होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डिटेल्स ऑफ एनी क्रिमिनल सिविल, इस तरह की कोई भी डिटेल्स हो, मतलब कि आप अपना एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके वो भी साथ लगाएं कि भाई मैं जो हूं ना, मैं बिल्कुल क्लीन हूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। देन उसके बाद आपकी डिटेल्स जो है, मतलब कि ट्रेवल हिस्ट्री, जितनी भी 10 साल के अंदर आपने ट्रेवल किया है वो तमाम के तमाम आपने स्कैन करके पासपोर्ट पे एंट्री एग्जिट वो हो गई, या वीजा की कॉपीज हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है, देन उसके बाद आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस और टेलीफोन नंबर, अगर आप जॉब करते हैं तो आप उसका एनओसी लेटर ले लें, उससे ये हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने लेटर हेड के ऊपर कवर लेटर बनाए, उससे ये साबित हो जाएगी चीज। ठीक है, देन उसके बाद जो पार्टनर नेम, तो ये आपका एमआरसी से जो है वो साबित हो जाएगा, और पार्टनर की भी डिटेल्स सारी की सारी इसके ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये मेनली अगर उसके साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी डिटेल, अगर उसके साथ नहीं कर रहे हैं तो फिर इतनी नहीं देनी है आपकी। ठीक है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ एनीवन पेइंग फॉर योर ट्रिप, इन केस अगर कोई आपको यूके से स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी डिटेल डालेंगे आप, उसका स्पॉन्सर लेटर डालेंगे आप, उसकी सारी की सारी डिटेल देंगे, फाइनेंशियल्स, घर का एड्रेस, सारी चीजें। ठीक है, देन सर्टिफिकेट प्रूव्स डेट। अच्छा, अब ये टीवी टेस्ट जो है ना, ये सिर्फ तब चाहिए होता है जब आप 6 महीने से ज्यादा के वीजा को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल, जैसे आप स्टैंडर्ड विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो ये
नहीं लग रहा होता। तो अगर 6 महीने से ऊपर करेंगे तब लग रहा होगा ये। तो दोस्तों ये मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर ना आपको मेन पॉइंट्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। अब अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्टेंसी बुक कर लें। मेरे नंबर के ऊपर 033335998811 फ्री कंसल्टेंसी आप लोगों को दूँगा अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट को मैच कर रहे होंगे। तो अभी कॉन्टैक्ट करें 033335998811 पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।